हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के कॉमर्स की थ्योरी की क्लासेस की। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कंपनी से। ये हमारा चैप्टर 4 है। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। कंपनी कंपनी क्या होती है? देखिए, कंपनी व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ है। स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा से बनाया गया संघ है, जिसकी रचना किसी राजनियम के अंतर्गत लाभ पाने के हेतु व्यवसाय चलाने के लिए की जाती है। यानी कि एक किसी एक्ट के थ्रू इसकी स्टार्टिंग या इसको बनाया जाता है और बनाने का पर्पस क्या होता है? लाभ कमाना। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 सबसेक्शन 1 का सबसेक्शन आई के अनुसार कंपनी से आशय इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित और पंजीकृत कंपनी अथवा एक विद्यमान कंपनी से, यानी कि इसके अंतर्गत एक अधिनियम के द्वारा बनाई गई या रजिस्टर्ड की हुई एक कंपनी से है। अब देखिए, कंपनी की कुछ विशेषताएं हैं, बहुत कॉमन हैं, आपने पहले भी पढ़ी होंगी, उनको पढ़ लीजिए एक बार फिर से। कंपनी की कुछ विशेषताएं, जैसे राजनियम द्वारा निर्मित यानी कि क्रिएटेड बाय लॉ। ये एक लॉ से क्रिएट होती है, जैसे कि हमारा लॉ है कंपनी लॉ 1956, और उसके बाद में इसको मॉडिफाई किया गया 2013 में। ठीक है। फिर है पृथक अस्तित्व यानी कि सेपरेट एंटिटी। इसकी एक सेपरेट एंटिटी होती है, यानी कि कंपनी और उसके मेंबर्स की सेपरेट एंटिटी होती है। कंपनी के नाम से सारे ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं। अकाउंट भी कंपनी के नाम से यहाँ पे ओपन किया जाता है, और कंपनी किसी के भी साथ डील करती है तो वहाँ पे कंपनी के नाम से वो डीलिंग होती है, ना कि उनके मेंबर्स के नाम से। ठीक है। स्वैच्छिक संघ यानी कि वॉलेंट्री एसोसिएशन है। यहाँ पर किसी ने उनसे कहा नहीं है आने के लिए कि आप यहाँ आओ, कंपनी में इन्वेस्ट करो। वो उनकी खुद की वॉलेंट्री एसोसिएशन है, वो खुद से अपनी इच्छा से आए हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने, इसके मेंबर बनने। ठीक है। फिर है कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति यानी आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति की तरह ट्रीट की जाती है, यानी कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और आप सबको पता है ये आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स होंगे तो वो कंपनी के नाम से किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम कर रही है। फिर है अविच्छिन्न उत्तराधिकार यानी कि परपेचुअल सक्सेशन। अब अविच्छिन्न उत्तराधिकार परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि ये लॉन्ग टर्म तक काम करेगी। ठीक है। फिर है सर्वमान्य सारमुद्रा यानी कि कॉमन सील। इसकी एक कॉमन सील है, यानी कि एक नाम से यहाँ पर सारी चीज़ें साइन की जाएंगी, कंपनी के नाम से सारी चीज़ों को सील लगेगी। और यहाँ पर सीमित दायित्व की बात करें तो यहाँ पर जो जितनी पर्सन जितनी भी कैपिटल से मेंबर बने हैं वो बस उतने के लिए लायबल होंगे, यानी कि उनके पास जितने शेयर्स हैं वो सिर्फ उतने के लिए लायबल होंगे। उसके अलावा उनको किसी भी लायबिलिटी के लिए यहाँ पे नहीं कहा जाएगा। ठीक है। अब देखिए, कंपनी के प्रकार देख लीजिए। बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन, यानी कि कंपनी को बहुत सारे बेसिस पर डिफाइन किया गया है। फर्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन, यानी कि समामेलन के आधार पर। अब समामेलन के आधार पर भी कंपनी 3 तरह की होती है। राज्य आदेश द्वारा यानी कि बाय रॉयल चार्टर। इस प्रकार की कंपनियां राजज्ञा द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि राजा की आज्ञा के द्वारा एक एक्ट के थ्रू। तो जैसे कि हो गया इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हमारे रॉयल चार्टर के थ्रू ही बनाई गई थी। नेक्स्ट है संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, यानी कि बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के एक विशेष एक्ट के द्वारा यहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया जाता है। ये कंपनियां किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु संसद से विशेष अधिनियम द्वारा बनाई जाती है, यानी कि एक इनका स्पेशल पर्पस होता है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एयर इंडिया और जीवन बीमा निगम। जीवन बीमा निगम का एक स्पेशल पर्पस है कि ये लाइफ के लिए है, लोगों की लाइफ को सिक्योर करने के लिए, जिससे कि अगर उनकी डेथ होती है तो जो उनके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको पेमेंट करके उनकी लाइफ को थोड़ा सा सपोर्ट किया जा सके। ठीक है। सेम उसी तरह से स्टेट बैंक एंड एयर इंडिया है। थर्ड है इनका ही पार्ट जो कि है भारतीय कंपनी अधिनियम, यानी कि बाय इंडियन कंपनीज एक्ट। जिन कंपनियों का निर्माण कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत होता है वे कंपनियां कंपनी अधिनियम द्वारा निर्मित कंपनियां होती हैं, यानी कि इस एक्ट के द्वारा बनाई गई कंपनियां कहलाती हैं। और अब इसको मॉडिफाई भी कर दिया गया है, कुछ रूल्स थे उनको चेंज किया गया है। तो वो है हमारा कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। फिर है दायित्व के आधार पर, यानी कि किसकी कितनी लायबिलिटी होगी उसके बेसिस पर भी कंपनी को फर्दर डिवाइड किया गया है। अंशों द्वारा परिमित कंपनियां, यानी कि कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। अभी जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था
अंशों द्वारा परिमित कंपनियों के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है, यानी कि जिस पर्सन ने जितने शेयर्स परचेस किए हैं सिर्फ वो उतने तक के लिए ही लायबल होंगे, तो उनको कहा जाता है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर। नेक्स्ट है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। अब देखिए यहाँ पे कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी है, यानी कि जिस पर्सन ने जितने की गारंटी दी है ये सिर्फ उतने तक के लिए लायबल होगा। गारंटी द्वारा परिमित कंपनियां वह कंपनियां हैं जिसमें प्रत्येक सदस्य द्वारा कंपनी के समापन के समय तक निश्चित रकम देने की गारंटी दी जाती है, जैसे क्लब, पुस्तकालय, धार्मिक संस्था। यानी कि कंपनी के समापन तक किसी भी सदस्य ने जितने की गारंटी दी है वो सिर्फ उतने तक के लिए लायबल होगा। फिर है अपरिमित दायित्व कम वाली कंपनियां, यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। इस प्रकार की कंपनियों के अंतर्गत साझेदारों की निजी पूंजी भी कंपनी के ऋणों के भुगतान में प्रयोग की जा सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे नाम ही है अनलिमिटेड, यानी कि अगर कोई भी कमी आती है तो वहां पर उनकी पर्सनल असेट्स जो होगी उनको भी यूज कर लिया जाएगा। ठीक है। फिर है जनता की रुचि या अंशों की हस्तांतरणशीलता के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और ट्रांसफर और शेयर्स। अब इसमें भी दो तरह की कंपनियां होती हैं, एक होती है हमारी प्राइवेट कंपनी जिनको हम निजी और आलोक कंपनी बोलते हैं। अब ये कौन कौन सी कंपनी है तो ये देख लेते हैं। देखिए वह कंपनी जो अंशों व ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती अर्थात अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा देती है एवं सदस्यों की संख्या 50 तक सीमित कर देती है, वे निजी कंपनी कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, निजी कंपनी के अंतर्गत कोई भी पर्सन अपने जो शेयर्स हैं दूसरे पर्सन को सेल नहीं कर सकता, उनको हस्तांतरित नहीं कर सकता, और मेंबर्स भी यहाँ पे लिमिटेड कर दिए जाते हैं, 50 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते हैं, तो वो हमारी निजी कंपनी कहलाती है। दूसरा इसका टाइप है वो है सार्वजनिक कंपनी, जिसको हम पब्लिक कंपनी भी बोलते हैं। देखिए पब्लिक कंपनी के अंदर जो शेयर्स होते हैं उनको हस्तांतरित किया जा सकता है बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और साथ ही साथ यहाँ पे न्यूनतम संख्या तो डिफाइन होती है जो कि 7 है, लेकिन अधिकतम संख्या के लिए कोई भी यहाँ पे सीमा नहीं है, यानी कि अधिकतम संख्या कितनी भी हो सकती है। अब देखिए एक और चीज़ है, निजी कंपनी को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखना बहुत जरूरी होता है, जबकि सार्वजनिक कंपनी केवल लिमिटेड शब्द प्रयोग करती है। तो यानी कि आप किसी भी कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड देखेंगे तो यानी कि वो प्राइवेट कंपनी है, और सिर्फ लिमिटेड वर्ड देखेंगे तो वो यानी कि क्या है, हमारी पब्लिक कंपनी है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको टाइप्स समझ में आ गए होंगे, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब हम बात करते हैं प्रवर्तन की, जिनको प्रमोशन कहा जाता है। देखिए प्रवर्तन जो होता है कंपनी का प्रारंभिक संगठन को बोलते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में जब हम कंपनी बनाते हैं तो उसके स्टार्टिंग को हम प्रमोशन बोलते हैं, यानी कि प्रवर्तन। फिर आता है हमारा मेंबर ऑफ एसोसिएशन। देखिए मेंबर ऑफ एसोसिएशन कंपनी में बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और लेकिन बाहर के लिए, बाहर से कोई भी आपके लिए इसको नहीं कहा गया है कि आपको बनाना ही है, लेकिन कंपनी के अंदर जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, वो इसमें मेंशन होते हैं, इसलिए बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर जो भी मेंबर्स होंगे कंपनी के उनको पता होगा कि कंपनी में कौन सा काम किस तरह से करना है, क्या कंपनी का विजन है, क्या मिशन है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। इसलिए प्रत्येक कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना चाहिए। यह कंपनी का चार्टर है था, इसके अंदर कंपनी के अधिकार परिभाषित होते हैं एवं उद्देश्यों की व्याख्या होती है। पार्षद सीमा नियम में कंपनी के 6 महत्वपूर्ण वाक्यों का उल्लेख किया गया। अब इसमें 6 चीजें आती हैं, वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि नाम वाक्य। देखिए नाम वाक्य के अंदर कंपनी का नाम यहाँ पे मेंशन होगा कि कंपनी का क्या नाम है। ठीक है। फिर आता है उद्देश्य वाक्य। उद्देश्य वाक्य में कंपनी का उद्देश्य होता है कि कंपनी का क्या उद्देश्य है इसको स्टैब्लिश करने का, इस कंपनी को। फिर है पूंजी वाक्य। पूंजी वाक्य में कंपनी कितने से ऑथराइज्ड है, कितनी पूंजी से रजिस्टर्ड है, ये सारी पूंजी की लेखा जोखा इसके अंदर मेंशन होता है। फिर है कार्यालय वाक्य। अब कंपनी का कार्यालय कहाँ है, उसका ऑफिस कहाँ है, उसका एड्रेस कहाँ है, क्या है, उस कार्यालय का नाम क्या है, ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन होती हैं। फिर है दायित्व वाक्य। दायित्व वाक्य के अंदर ये मेंशन होता है कि किसकी कितनी लायबिलिटी होगी, कंपनी कितनी लायबिलिटी के साथ स्टैब्लिश की जा रही है। ठीक है। फिर आता है संघ व हस्ताक्षर वाक्य। संघ के कौन कौन से संघ होंगे, इन किस किस के हस्ताक्षर हैं, और कौन कौन पर्सन मेन बॉडी का होगा, तो ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन होती हैं, और साथ ही साथ उनके हस्ताक्षर भी इसके अंदर होते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी कि पार्षद अंतर नियम। ठीक है। ये भी था हमारा, ये पार्षद सीमा नियम था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और ये है पार्षद अंतर नियम।
इस प्रलेख के अंतर्गत पार्षद सीमा नियम में निर्धारित उद्देश्यों की पूर्तियों के लिए बनाए गए नियम व उपनियम सम्मिलित होते हैं। ठीक है, फिर आता है कंपनी की अंश पूंजी यानी कि शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। कंपनी की अंश पूंजी क्या है? तो देखिए, अंश पूंजी क्या होती है? कोई भी पूंजी उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, वही हमारे अंश कहलाते हैं। कंपनी की पूंजी छोटे मूल्यों की इकाई में विभक्त होती है एवं प्रत्येक इकाई को अंश कहते हैं। अंश लेने वाले व्यक्ति कौन कहलाते हैं? अंशधारी, यानी कि वो कंपनी के सदस्य कहलाते हैं। एवं इनके द्वारा जो विनियोजित पूंजी होती है वो अंश पूंजी कहलाती है, जो अग्र रूप में होती है। ठीक है, फिर अधिकृत पूंजी, नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि जिससे कंपनी अधिकृत हुई है, जितनी पूंजी से, वो अधिकृत पूंजी होती है। वह पूंजी है जिससे कंपनी के पार्षद सीमा नियम में कंपनी की रजिस्ट्री होती है। वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जितनी अंतर नियम में सीमा नियम में मेंशन होगी पूंजी, वो उसकी रजिस्टर्ड पूंजी या फिर उतने अमाउंट से वो रजिस्टर्ड होती है कंपनी। इसे पंजीकृत पूंजी भी कहते हैं अथवा अंकित पूंजी यानी कि नॉमिनल कैपिटल अथवा नामीय पूंजी भी कहते हैं। तो इनके नाम याद कर लीजिए, हो सकता है नाम आपके एग्जाम में पूछ ले जाएं। फिर आता है निर्गमित पूंजी, यानी कि देखिए, जरूरी नहीं है कि जितनी अधिकृत पूंजी है उतनी ही निर्गमित पूंजी भी हो, क्योंकि अधिकृत पूंजी ज्यादा होती है और निर्गमित जरूरी नहीं है वो एक बार में सारी निर्गमित कर दे, थोड़ी थोड़ी करके निर्गमित की जाती है, इसलिए ये पार्ट कम होगा, लेकिन होगा अधिकृत पूंजी का ही। ठीक है, अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी निर्गमित करने के लिए जनता से आवेदन करती है, यानी कि कंपनी जनता को बोलती है कि आप ये जो पूंजी है, यानी कि जो शेयर्स हैं इनको परचेस कर लीजिए, उनको आमंत्रित करती है, उसे कहलाते हैं हम निर्गमित पूंजी, यानी कि जनता को परचेस करने के लिए आमंत्रित करना, वो निर्गमित पूंजी है। फिर है अनिर्गमित पूंजी। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था अधिकृत पूंजी, यानी कि अधिकृत पूंजी में से कुछ पार्ट निकाल लिया निर्गमित के लिए, और जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है वो हमारा अनिर्गमित पूंजी कहलाता है, यानी कि अनिश्चित कैपिटल, जिसको फ्यूचर में कभी कभी भी अगर जरूरत पड़ती है तो फिर से उसको निर्गमित किया जाता है। अधिकृत पूंजी के उस भाग को अनिर्गमित पूंजी कहते हैं जिसे जनता को क्रय करने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता है। ठीक है, अभी नहीं किया गया लेकिन फ्यूचर में उसको किया जा सकता है। फिर है प्रार्थिक पूंजी, यानी कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल। निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा क्रय कर लिया जाता है। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि जितनी पूंजी निर्गमित की है वो सब जनता परचेस कर ले, जितनी परचेस कर लेती है वो कहलाते हैं हमारी सब्सक्राइब्ड, यानी कि प्रार्थिक पूंजी। ठीक है, प्रार्थिक पूंजी कहलाती है, इसे अभिदत्त पूंजी भी कहते हैं। फिर आता है हमारा याचित पूंजी, यानी कि कॉल्ड अप कैपिटल। अब देखिए, जनता ने सब्सक्राइब कर लिया, आपने इश्यू किया था, उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, अब जो सब्सक्राइब है उस पर कंपनी क्या है, पैसे मांगती है धीरे धीरे करके, तो अंशधारियों से आवंटित अंशों पर मांगी गई राशि याचित पूंजी या मांगी गई पूंजी या हुत पूंजी कहलाती है। अब ये डिफरेंट पार्ट में मांगी जाती है, जैसे कि आपने शेयर्स करे होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे मांगी जाती है। तो जो मांगी जाती है उसे कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं, और जो मांगने से रह जाती है उनसे अनकॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। याचित पूंजी का जब वह भाग जो मांगने के लिए शेष रह जाता है उसे अनकॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कोई भी कंपनी ने 10 रुपए का शेयर निकाला, उसने 5 रुपए मांग लिए, तो 5 रुपए तो क्या हो गए, कॉल्ड अप कैपिटल, और जो 5 रुपए अभी मांगने से रह गए हैं वो कहलाएगी हमारी अनकॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, फिर है दत्त पूंजी, यानी कि पेड अप कैपिटल। अब देखिए, पेड अप कैपिटल में भी आपने जो अभी 5 रुपए मैंने एग्जांपल दिया कि 5 रुपए मांगे, वो हो गए आपके कॉल्ड अप कैपिटल। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि जिन जिन मेंबर्स ने आपके शेयर्स परचेस किए थे वो सब उन 5 रुपए को दे दें। किसी ने 5 रुपए दिए, किसी ने सिर्फ एप्लीकेशन तक दिए, यानी कि 3 रुपए दिए, तो जितने रुपए आपके पास आ गए हैं वो कहलाते हैं पेड अप कैपिटल, यानी कि जनता द्वारा चुकाया गया भुगतान। याचित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों द्वारा भुगतान कर दिया जाता है उसे दत्त पूंजी अथवा चुकता पूंजी या प्रदत्त पूंजी बोलते हैं, यानी कि पेड अप कैपिटल। और जितना रह गया है उन्हें कहते हैं नॉन पेड अप कैपिटल। ठीक है, फिर है हमारा संचित पूंजी। संचित पूंजी अयाचित पूंजी का वह भाग है जिसे सीमित दायित्व वाली कंपनी ने अपने जीवन काल में न मांगने का निश्चय कर लिया है, यानी कि ऐसी पूंजी जिसमें कुछ रिजर्व करके रखा जाता है, जिसे कंपनी सोचती है कि ये हम अपने जीवन काल में हम कभी नहीं मांगेंगे। ठीक है, तो ऐसी पूंजी जो होती है उसे सुरक्षित रख करके रखा जाता है, यानी कि कभी फ्यूचर में कोई भी ऐसी इमरजेंसी आती है तो तब मांग लिया जाए,
लेकिन वो यही सोच के उसको रिजर्व करके रखते हैं कि हम इसको फ्यूचर में कभी नहीं मांगेंगे, ठीक है। तो ये कहलाती है हमारी रिजर्व कैपिटल, ये फ्यूचर पर्पस के लिए सिक्योर करके रखी जाती है। इसको आरक्षित पूंजी भी कहते हैं और सुरक्षित पूंजी भी कहते हैं, ठीक है। अब आता है अंश। कंपनी के अंश कंपनी की पूंजी की वह अविभाज्य इकाई है जो कंपनी द्वारा अपनी पूंजी प्राप्त करने के लिए विनियोजकों को बेचे जाते हैं और जो उन विनियोजकों के आर्थिक हितों को व्यक्त करते हैं। यानी कि कंपनी क्या करती है, जो अविभाज्य इकाई है कंपनी द्वारा पूंजी प्राप्त करने के लिए उसको बाजार में सेल कर दिया जाता है। कंपनी का मेन पर्पस क्या होता है इनको सेल करने का, कि उनको जब अगर किसी भी फंड की जरूरत है तो वो इस फॉर्म में भी जनता से या पब्लिक से फंड ले सकती हैं और उसको फिर अपने कंपनी में फर्दर इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पर क्या है, उनको फंड मिल जाता है और जनता को क्या मिल जाता है, यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा। जब वो शेयर्स परचेस करेंगे तो कंपनी को उन्हें बाद में जो भी उनका टाइम पीरियड है उस पर उनको डिविडेंड देना होगा। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार अंशों का तात्पर्य कंपनी की पूंजी के एक भाग से होता है और यदि स्कंद व अंश में कोई प्रकट अथवा शेष स्पष्ट भेद नहीं किया गया हो तो इसे स्कंद भी सम्मिलित होता है। यानी कि यहाँ पर अगर शेयर और स्कंद यानी कि स्टॉक में कोई डिफरेंस नहीं इंक्लूड किया गया है तो यहाँ पे जो स्टॉक हैं वो भी शेयर में सम्मिलित कर लिए जाते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए हमारे अंश कितने प्रकार के होते हैं, पढ़ लीजिए, हो सकता है एग्जाम में आपके पूछ लिया जाए। अंश जो होते हैं हमारे 3 तरह के बताए गए हैं, पूर्वाधिकार, समता और आस्थगित अंश। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, पूर्वाधिकार यानी कि पहले अधिकार मिलना। अब इन्हें पहले किस चीज का अधिकार मिलता है, तो इन्हें पहले अधिकार मिलता है जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका, ठीक है। पूर्वाधिकार अंश वह अंश है जो निश्चित आय चाहते हैं एवं जोखिम उठाना पसंद नहीं करते। पूर्वाधिकार अंशों का दूसरा नाम अधिमान अंश है, ठीक है। अब इनको ये चाहते हैं कि इनको कोई भी जोखिम ना उठाना पड़े, तो इसलिए ये पूर्वाधिकार अंश इंट्रोड्यूस किए गए मार्केट में, जिससे कि इनको सबसे पहले कंपनी में अगर कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो सबसे पहले इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद अगर बचता है तो वो फिर और जो भी लायबिलिटीज है उसको पे ऑफ करने के बाद फिर हमारे जो इक्विटी शेयर्स यानी कि समता अंश है उनको पे किया जाता है और अगर नहीं बचता है तो उनको पेमेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। अब देखिए पूर्वाधिकारी अंश भी बहुत सारी तरह के होते हैं तो इनको देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा संचयी अथवा असंचयी पूर्वाधिकार अंश, यानी कि क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। देखिए अगर इस कैटेगरी के पूर्वाधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं तो इनको एक स्पेशल फैसिलिटी मिलती है। देखिए कौन सी है। संचयी पूर्वाधिकार अंश वे अंश है जिन पर कंपनी को एक निश्चित दर से लाभांश का भुगतान करना होता है। संचयी पूर्वाधिकार अंश है जिन पर अवशिष्ट लाभांश अंत नहीं होता। यानी कि फॉर एग्जाम्पल देखिए दो हैं इसमें, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, यानी कि संचयी और असंचयी। देखिए संचयी वो होते हैं जिसमें अगर कंपनी को किसी भी साल प्रॉफिट नहीं होता है तो इनको मिलेगा तो सही, लेकिन अगर उस साल नहीं मिलता तो जो नेक्स्ट ईयर होगी उसमें इनका इस साल का भी इंक्लूड करके इनको दोनों साल का इकट्ठा दे दिया जाएगा। तो ये कहलाते हैं हमारे संचयी। असंचयी में क्या होता है, अगर इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ है तो जब अगले साल डिस्ट्रीब्यूट होगा तो अगली साल सिर्फ अगली साल का ही दिया जाएगा, इस साल का इंक्लूड नहीं होगा। तो संचयी में क्या होता है, कभी भी लॉस हो उनको क्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा इनका होता रहता है, लेकिन असंचयी में ऐसा नहीं है। अगर एक साल लॉस हो गया तो नेक्स्ट ईयर इनको इस साल का नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। फिर आता है रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। देखिए शोध पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिनका धन निर्गमन की शर्तों के अनुसार एक निश्चित अवधि के पश्चात इनके धारकों को लौटा दिया जाता है। पूर्वाधिकार अंश वे होते हैं जिनका धन कंपनी के समापन के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थिति में नहीं लौटाया जाता, ठीक है। देखिए शोध वो होते हैं जिसमें फॉर एग्जाम्पल इनका एक टाइम पीरियड होता है 10 साल 15 साल, ठीक है। जो भी इनका टाइम पीरियड है उसके बाद इनका जो पैसा है वो इनको वापस कर दिया जाता है, जितने का भी इन्होंने शेयर वो परचेस किए हैं प्लस डिविडेंड, ठीक है। लेकिन अशोध्य में होता है कि इनको अगर पब्लिक चाहे कि बीच में मिल जाए पैसा तो बीच में इनको कभी पैसा नहीं मिलता और इनको सिर्फ पैसा तभी मिलेगा जब कंपनी का समापन हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये डिफरेंस है। फिर आता है परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, यानी कि कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल।
ये भी, इसमें भी एक फैसिलिटी मिलती है। देखिए, परिवर्तनीय नाम से पता चल रहा है, यानी कि आप इसमें किसी अन्य चीज में परिवर्तन इसका करा सकते हैं। परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश वे अंश हैं जिनके धारकों को इन्हें एक निश्चित अवधि के अंतर्गत अथवा एक निश्चित तिथि के बाद इनकी निर्गमन की शर्तों के अनुसार समता अंश में परिवर्तित कराने का अधिकार होता है। अब परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश में इन्हें परिवर्तित कराने का अधिकार नहीं होता। देखिए, अगर शेयर होल्डर्स को लगता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, कि मैं हमारे जो हमारे पास शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इसमें डिविडेंड कम मिलता है, लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको ज़्यादा मिलता है, तो अगर वो कन्वर्ट करवा सकता है तो उसको एक फैसिलिटी मिलती है। अगर उसके पास कन्वर्टेबल यानी कि परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश है, तो एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर या फिर एक निश्चित टाइम पीरियड जो है उसको कंप्लीट करने के बाद वो अपने परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश को समता अंश में परिवर्तित करा सकता है। ये उनको फैसिलिटी मिलती है। लेकिन अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश को ये फैसिलिटी नहीं मिलती कि वो अपने जो भी शेयर्स हैं उनको समता अंश में वो परिवर्तन करा पाए। सिर्फ ये डिफरेंस है। नाम से क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। फिर है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, यानी कि भागयुक्त और अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। देखिए, भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन्हें एक निश्चित दर से लाभ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। एक निर्धारित दर से समता लाभांश देने के पश्चात बचे अतिरिक्त लाभ में से अथवा कंपनी के समापन पर समस्त पूंजी लौटाने के पश्चात बची अतिरिक्त संपत्तियों में समता अंशधारियों के साथ पूर्व निर्धारित अनुपात में हिस्सा पाने का अधिकार होता है। अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश में यह अधिकार नहीं होता। देखिए, भागयुक्त में क्या होता है, इनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, यानी कि एक निश्चित दर से लाभांश लेने का अधिकार होता है और साथ ही साथ एक निश्चित दर से समता जो लाभांश है उनको देने के पश्चात जो भी इनके पास अतिरिक्त लाभ बचता है या फिर कंपनी के समापन पर जो समता अधिकारी होते हैं, समता अंशधारी, उनको लौटाने के बाद भी जो बचता है उसमें इनको पार्ट मिल जाता है। लेकिन जो हमारा अभावयुक्त होता है उसमें कोई भी उसको प्रॉफिट नहीं मिलता है। इन शॉर्ट आप ऐसे समझ सकते हैं कि पूर्वाधिकार अंश में क्या होता था कि स्टार्टिंग में पेमेंट मिल गया, उसके बाद और लोगों को दिया जाता था और जो भी बचता था वो कंपनी के पास रहता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पूर्वाधिकार अंशों को देने के बाद और जो भी देनदारियां हैं वो देने के बाद समता अधिकार अंशधारियों को दिया जाता है। और अगर समता अंशधारियों को देने के बाद भी कोई भी संपत्तियां या कोई भी पूंजी बचती है तो यहाँ पर भागयुक्त को भी उसमें भाग मिल जाता है, यानी कि उसमें वहां पर उनको वो सारा पैसा मिल जाता है। लेकिन अभागयुक्त में उसमें उनको वो पूंजी लेने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, अब ये देखिए समता अंश कौन कौन से होते हैं। इन्हें साधारण अंश या साम्याधिकार अंश भी कहते हैं। जिन अंशों पर लाभांश भुगतान या पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार नहीं होता, यानी कि इनको क्या होता है, जब भी किसी भी तरह का पेमेंट किया जाता है तो इनको पूर्वाधिकार नहीं होता है। सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को दिए जाएंगे, उसके बाद और भी देनदारियां होंगी उनको दी जाएंगी, और उन देनदारियों के बाद ही अगर कोई बचता है तो ये इन समता अंशधारियों को दिया जाएगा। लेकिन समता अंशधारी का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि ये कंपनी के ओनर कहलाते हैं। ठीक है, इनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। जो भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है उसमें इनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। ओनर कहलाते हैं, रियल ओनर्स होते हैं। ये बस इनका बेनिफिट होता है। फिर है आस्थगित अंश यानी कि डेफर्ड शेयर। आस्थगित अंश वह अंश है जिन पर लाभांश समता अंशों पर किसी निर्धारित अधिकतम दर से लाभांश देने के पश्चात ही दिया जाता है, यानी कि इसमें जो समता अंशधारी हैं उनको देने के बाद अधिकतम दर से लाभांश इनको दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अंशों का निर्गमन। अब इसके आगे हमने और इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो न्यूमेरिकल पार्ट है और न्यूमेरिकल पार्ट आपके में इतना नहीं आता है, इससे थ्योरी पार्ट ही पूछा जाता है। अंशों का निर्गमन सिर्फ इतना समझ लीजिए, जनता को जो भी अंश क्रय करने के लिए दिए जाते हैं तो उनको क्रय करने के साथ एक, अब यहाँ पर कोई ऐसा पूंजी, ये कोई ऐसा पार्ट नहीं है कि आपने उनको थोड़ा सा तोड़ के दे दिया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ यहाँ पर एक पेपर चलता है, उस पेपर पे कंपनी की मोहर होती है, कंपनी के साइन होते हैं और जो अंशधारी होता है उसका नाम होता है, फिर प्लस उसने जितनी भी पूंजी इन्वेस्ट करी है वो होती है यहाँ पर, और कितने शेयर्स लिए हैं
वो यहाँ पर मेंशन होते हैं, यानी कि अंशों को परचेस करने के लिए उसको एक पेपर मिलता है जिसको हम आवेदन पत्र भी बोलते हैं। उसका ये प्रूफ होता है कि उसने कंपनी से इस डेट पर इतने अमाउंट के शेयर्स इस कंपनी के परचेस किए हैं। ठीक है, दैट्स इट। तो ये था हमारा कंपनी अकाउंट्स से रिलेटेड थ्योरी। इतना ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं, रिवीजन फिर से करा देंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।